नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हुई जारी। 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिली बढ़ी हुई राशि। सीएम ने किया डीबीटी ट्रांसफर। बिहार महिला आयोग ने जिलों में कैंप किया शुरू। रोहतास और दरभंगा में महिलाओं के 540 से अधिक मामलों की होगी सुनवाई। पटना कैंप में लंबित मामलों का भी होगा समाधान। बिहार शिक्षा विभाग का सख्त फरमान। शिक्षकों को देर रात फोन पर लगी रोक। डीईओ ने दिया शिकायतें जिला शिक्षा कार्यालय में दर्ज कराने का आदेश। राज्य में 243 विधानसभा सीटों के लिए होंगे 90,000 से अधिक मतदान केंद्र। पटना जिले में है सबसे अधिक। सभी केंद्र को लाइव वेबकास्टिंग की होगी सुविधा। आज रात 8 बजे से शुरू होगा भारत बनाम यूएई मुकाबला। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा मैच का लाइव प्रसारण। 2016 में भारत और यूएई हुई थी टक्कर। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1 करोड़ 13 लाख लोगों को मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सितंबर माह की राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को संकल्प कक्ष से 1263.95 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से राज्य के 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को हस्तांतरित की है। हाल ही में पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर के 1100 प्रतिमाह कर दी गई थी, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को बड़ा सहारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे और नए लाभुकों को शीघ्र जोड़ा जाए। पेंशन भुगतान हर माह की 10 तारीख को समय पर सुनिश्चित करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। वहीं योजनाओं में वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन शामिल है। इनमें से सर्वाधिक 54 लाख बुजुर्ग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे। इस पहल से लाखों परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। बिहार महिला आयोग का कैंप आज से हुआ शुरू। महिला संबंधित मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए बिहार राज्य महिला आयोग ने आज से जिलों में कैंप की शुरुआत की है। पहले दिन रोहतास और कल दरभंगा में सुनवाई होगी। हर जिले में 2 सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं रोहतास में श्यामा सिंह और पिंकी कुशवाहा, जबकि दरभंगा में रश्मि रेखा और सजल केशो की सुनवाई करेगी। दरभंगा में 287 और रोहतास में 253 मामलों पर सुनवाई होगी। पुलिस और सामान्य दोनों प्रकार के केस शामिल हैं। महिलाओं को कानूनी और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसके बाद अन्य जिलों की लिस्टिंग कर अंत में पटना में कैंप लगेगा। अगस्त में पटना कैंप के दौरान 613 लंबित मामलों में से 532 का निपटारा हुआ था। आयोग का पुनर्गठन 9 जून को हुआ था। तब लगभग 7000 मामले लंबित थे। यह पहल महिला अधिकारों की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही। बेगूसराय में दिव्यांग युवाओं के लिए 15 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप। श्रम संसाधन विभाग दिव्यांग युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में 15 सितंबर को बेगूसराय जिला नियोजनालय के संयुक्त श्रम संसाधन विभाग दिव्यांग युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में 15 सितंबर को बेगूसराय जिला नियोजनालय के संयुक्त श्रम भवन में विशेष जॉब कैंप का आयोजन होगा। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि यह कैंप नियोजन सहायता योजना के तहत होगा और इसमें निजी कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विस लिमिटेड भाग लेगी। कैंप में 25 दिव्यांग युवाओं को रोजगार मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक पास रखी गई है और डिलीवरी बॉय पद पर चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी। चयनित युवाओं को बेगूसराय में ही कार्य करना होगा और 15 से 20 हजार रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को सीएस के वेबसाइट पर ncs.gov.in पर पंजीकरण करना होगा और 15 सितंबर सुबह 11 बजे तक बायोडाटा सहित उपस्थित होना होगा। मुंगेर बनेगा नया औद्योगिक हब, सरकार ने दी मंजूरी। बिहार सरकार ने मुंगेर को औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुंगेर के इंडस्ट्रियल एरिया के विस्तार के लिए 486.49 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया। इस पर 124.62 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। असरगंज, धुरिया, अड़ाजी, बेराई, खरवतुआ, जोराड़ी और बदरखा समेत विभिन्न इलाकों से जमीन ली जाएगी। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही राज्य में नए फूड स्टोर और ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिस पर हर साल
4.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा ताकि योजनाओं के संचालन में सुधार हो सके। इन दोनों योजनाओं से मुंगेर और आसपास की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ होगा। बिहार शिक्षा विभाग का सख्त फरमान, शिक्षकों के देर रात फोन पर लगी रोक। बिहार के सरकारी स्कूल शिक्षकों की शिकायतों से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र परेशान हो गए हैं। शिक्षक देर रात उनके मोबाइल पर कॉल कर अपनी समस्याएं और शिकायतें बता रहे थे, जिससे नए एसीएस की नींद हराम हो गई। इस पर शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया और अब शिक्षक देर रात उन्हें फोन नहीं करेंगे। यदि जरूरी हो तो केवल मैसेज भेजे ताकि जानकारी मिल सके। पटना डीओ साकेत रंजन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिकायतें जिला शिक्षा कार्यालय में दर्ज कराई जाए और आवश्यकता पड़ने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क किया जाए। बी राजेंद्र हाल ही में एस सिद्धार्थ की जगह इस पद पर आए हैं। सिद्धार्थ ने शिकायत सुनने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन नए अधिकारी के लिए यह सिस्टम परेशानी का सबब बन गया। 20 लाख कैश बरामदगी मामले में दरोगा सस्पेंड। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान जेपी गोलंबर के पास एक बाइक से 20 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। कैश लेकर के पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मधुबनी निवासी किशोर राउत के रूप में की गई है, जो फिलहाल बुद्धा कॉलोनी में किराए पर रहता है। उसने पूछताछ में बताया कि पैसे जमीन के कारोबार से जुड़े हैं और गाँव से मंगवाए गए थे। हालांकि थाने में उससे सादे कागज पर लिखवाया गया कि उसके पास केवल 2.5 लाख रुपए थे, जिन्हें वापस कर दिया गया है। इस मामले में गड़बड़ी की आशंका सामने आई। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि वरीय अधिकारी को गलत सूचना दी गई थी। पूरे 20 लाख रुपए बरामद हुए थे, लेकिन केवल 2.5 लाख की जानकारी दी गई। इस हेराफेरी में शामिल दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की जाँच जारी है। पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर नवरात्र में हो सकता है उद्घाटन। पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर का ट्रायल जारी है और नवरात्र में उद्घाटन की संभावना जताई जा रही। यह कॉरिडोर भूतनाथ से आईएसबीटी तक चलेगा और सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 14 घंटे यात्रियों की सेवा देगा। एक फेरा पूरा करने में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। शुरुआती चरण में 3 स्टेशन भूतनाथ, 0 माइल और आईएसबीटी लगभग पूरी तरह से तैयार है। लाइटिंग और एंट्री एग्जिट गेट और तकनीकी उपकरणों की इंस्टॉलेशन अंतिम चरण में है। किराया किफायती रखा गया है और न्यूनतम 15 रुपए और अधिकतम 30 रुपए है। अगले चरण में भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू होने पर किराया बढ़ सकता है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। मेट्रो सेवा शुरू होने से ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। किसानों को बिहार और बाहर राज्य के रिसर्च संस्थानों में ट्रेनिंग देने का निर्णय। आरा में डीएम की अध्यक्षता में किसानों की मदद और कौशल विकास को लेकर के बैठक की गई। इसमें तय किया गया कि किसानों को नई खेती की टेक्निक सिखाने के लिए राज्य के बाहर और भीतर विभिन्न रिसर्च संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के बाहर कानपुर, वाराणसी, मऊ, फैजाबाद, इज्जतनगर और लखनऊ के कृषि और पशुपालन केंद्रों में ट्रेनिंग होगी। वहीं बिहार के भीतर पटना, सबौर और आईसीआर पटना में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रगतिशील किसानों के खेतों का भ्रमण कर अन्य किसानों को सीखने का अवसर दिया जाएगा। वहीं संबंधित विभागों पशुपालन, मछली पालन, कृषि विज्ञान केंद्र और उद्योग विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रबी मौसम में किसान चौपाल और कार्यक्रम आयोजित कर तकनीकी जानकारी साझा की जाएगी। वहीं महिला किसानों को मशरूम उत्पादन पर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके उत्पाद बेचने की व्यवस्था भी की जाएगी। बैठक में कई विभागीय अधिकारी शामिल रहे। शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षकों की वरीयता निर्धारण के लिए कमेटी की गठित। बिहार में लगभग 6 लाख प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की वरीयता निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने नई कमेटी गठित की है। कमेटी की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला करेगी और इसे 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर विभाग शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की वरीयता, सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण और प्रोन्नति संबंधित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से चयनित शिक्षक अलग अलग संवर्ग में हैं, जिससे वेतन और वरीयता को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा। कमेटी नियमावली के आधार पर सभी पहलुओं पर विमर्श करेगी और जरूरत पड़ने पर शिक्षक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेगी। राज्य के 9000 ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों से 2.5 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं।
राज्य में 243 विधानसभा सीटों के लिए होंगे 90,712 मतदान केंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सभी 38 जिलों में मतदान केंद्र तय कर दिए गए हैं। राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए कुल 90,712 मतदान केंद्र होंगे, जो पिछले चुनाव से 12,817 अधिक है। पहले एक केंद्र पर अधिकतम 1500 मतदाता होते थे, जिससे घटा करके 1200 कर देने से केंद्र की संख्या बढ़ गई है। सबसे अधिक मतदान केंद्र पटना जिले में है। 14 विधानसभा क्षेत्र में 5,665 केंद्र है और सबसे कम शिवहर में है। एक विधानसभा क्षेत्र में 368 केंद्र। वहीं मुजफ्फरपुर में 4,886, पूर्वी चंपारण में 4,095, मधुबनी में 3,882, गया में 3,886, समस्तीपुर में 3,623 और दरभंगा में 3,329 भी बड़े जिले में शामिल हैं। वहीं शेखपुरा 582, अरवल 651, लखीसराय 904 और जहानाबाद 1009 में केंद्र अपेक्षाकृत कम है। सभी 90,712 मतदान केंद्रों पर इस बार पहली बार लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। बोधगया में खुलने जा रहा खादी इंडिया ग्लोबल शोरूम। बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड पटना बोधगया में खादी इंडिया ग्लोबल शोरूम स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यह शोरूम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स परिसर के पास बनेगा और पर्यटकों को बिहार की खादी, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग उत्पादों से जोड़ने में मदद करेगा। इससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बिहार की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक मंच पर आएगी। इसके अलावा दरभंगा में खादी मॉल और अर्बन हाट का निर्माण शुरू हो चुका है। यह पहल बिहार की खादी को लोकल से ग्लोबल मंच पर लाने और आत्मनिर्भर बिहार अभियान को सशक्त बनाने का प्रयास है। नेपाल हिंसा के बाद सीतामढ़ी बॉर्डर पर पकड़े गए 10 कैदी। नेपाल में हुई हिंसा और जलेश्वर जेल ब्रेक के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को जलेश्वर जेल से 577 कैदी फरार हुए, जिसमें से 10 कैदी सीतामढ़ी बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें एसएसबी ने हिरासत में ले लिया। इस कारण बिहार के 6 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। बॉर्डर पर ट्रकों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है और करीब 10,000 वाहन फंसे हैं। नेपाल में बढ़ती हिंसा के कारण पर्यटकों और मजदूरों की आवाजाही बंद हो गई है। इंडो नेपाल रेल सेवा और मैत्री पुल पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं नेपाल से लौटे भारतीय नागरिक पैदल या फिर सीमित साधनों से भारत पहुंचे, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वाड के साथ यात्रियों और सामान की जांच की जा रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जल्द करेंगे बिहार में रैली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग, उम्मीदवार चयन और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। पार्टी जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर उन्हें प्रचार का समय देना चाहती है। वहीं बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में संभावित प्रत्याशियों पर विचार होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू ने बताया है कि अब तक हुए काम की समीक्षा हो गई है और नए कार्यक्रमों की योजना बनी है। प्रमंडल और जिला स्तर पर रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें राहुल, प्रियंका और खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। वहीं गठबंधन में रालोजपा और झामुमो के जुड़ने के बाद सीट बंटवारे और घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है और राजद से तालमेल पर सकारात्मक बातचीत चल रही। विभागीय आदेश की अवहेलना पर पटना मेयर सीता साहू को भेजा गया नोटिस। पटना महापौर सीता साहू को नगर विकास विभाग ने कारण बताओ नोटिस दिया है। महापौर से 7 दिनों में जवाब मांगा गया है, अन्यथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 68(2) के तहत उनके अधिकार और शक्तियों को छीनकर किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। नोटिस में उन पर विभागीय आदेश की अवहेलना, नियम विरुद्ध और अनियमित कार्य करने का आरोप लगाया गया है। महापौर ने विभागीय रोक के बावजूद नियम बोर्ड में प्रस्ताव संख्या 123, 124 और 125 लाकर पारित करने का प्रयास किया। इसके अलावा नियमित निगम बोर्ड और स्थायी समिति की बैठक नहीं बुलाई गई और बोर्ड की 8वीं बैठक की आंशिक संचिका 11 फरवरी को ही खोल दी गई। पार्षदों ने भी महापौर के खिलाफ शिकायत की। प्रस्ताव में निगम बोर्ड की स्वीकृति के बिना योजनाओं को लागू न करने, अमेजिंग इंडिया अधिवक्ताओं के पैनल से संबंधित फैसलों का पारित करने के प्रयास शामिल थे। आज रात 8 बजे शुरू होगा भारत बनाम यूएई मुकाबला।
एशिया कप 2025 का दूसरा मैच आज भारत और यूएई के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा। वहीं भारत और यूएई ने T20 में पिछली बार 2016 में खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत की टीम में सूर्य कुमार यादव कप्तान बने। वहीं शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ी हैं। यूएई की टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम हैं। वहीं भारत ने एशिया कप T20 का पिछला संस्करण जीत करके सभी मैच जीते थे, जबकि यूएई ने पिछले 12 महीने में 26 मैचों में 20 ही जीत दर्ज की है। मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लाइव ऐप पर फैन कोड पर उपलब्ध है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश सहनी, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, नंदन कुमार, अबोध कुमार, सुशील कुमार, दीपक कुमार, राकेश मिश्रा, रघुनाथ राम, उमेश कुमार, संजीत कुमार, देवेंद्र यादव, जितेंद्र ठाकुर, आलोक प्रियदर्शी, बबलू मरांडी, हालेश्वर कुमार, अमित यादव, राजेश कुमार, रामशंकर सिंह, दीना चौधरी, रंजय यादव, कांति कुमारी, लक्ष्मी मेहता, अर्जुन राम, टीना यादव और कामेश्वर से। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की जीवन में कितना सुधार लाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।